मुनि जी, आप परिभाषा को परिभाषा की भी परिभाषा होती है क्या? अगर होती है तो परिभाषा के मूल तत्व क्या होते हैं? देखिए, परिभाषा जो है, परिभाषा एक तरह से परिभाषा की तो परिभाषा करना आसान काम नहीं है मेरे पास। लेकिन परिभाषा जो होती है वो होती है कि किसी भी कोई अगर निष्कर्ष निकला और वह निष्कर्ष अगर दीर्घकालिक है निष्कर्ष, और उसको बहुत ही एकदम संक्षेप पे कहना है और वो दीर्घकालिक है, मतलब उसमें किसी तरह की बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है, उसको हम लोग परिभाषा कर सकते हैं। वैसे जो परिभाषाएं होती हैं वो आमतौर पर बदलती नहीं है, बदल भी सकती है। ये जरूरी नहीं है कि एकदम से बदलेंगी ही नहीं, अंतिम सत्य नहीं होती है, लेकिन आमतौर पर अस्थायी होती है। तो इस तरह जो परिभाषाएं बनती हैं वो परिभाषाएं बहुत दीर्घकालिक सोच समझ करके बनाई जाती हैं। ये मेरा अभी तक का यही अनुभव है परिभाषाओं के बारे में। तो परिभाषा को जो आवश्यक घटक हैं, जैसे न्यूनतम शब्द, सटीक, स्पष्ट, विशिष्ट बताने वाला जो अर्थ होगा, जिससे जो सटीक, अब सटीक ऐसा शब्द है कि उसमें आगे पीछे नहीं होता, एकदम स्पष्ट सटीक शब्द, सटीक, स्पष्ट, स्पष्ट, हाँ, जो ऐसा भी कुछ परिभाषा होता है जो शब्द ही बताता है उस परिभाषा की अवधारणा की। ये सही है जी, बिल्कुल सही है कि जैसे मैंने एक लोकतंत्र की परिभाषा बनाई, जी, लोक नियंत्रित तंत्र। जी, अब इस शब्द से ही आपको पता चल जाएगा कि इस परिभाषा का अर्थ क्या है। तो अच्छी परिभाषा तो वही मानी जाती है ये जो शब्द केवल वो परिभाषा ही लंबे चौड़े सारे अर्थ को स्पष्ट कर दे, उसको ज्यादा डिफाइन न करना पड़े, उसकी भाषा क्लिष्ट ना हो, ये ध्यान रखा जाता है परिभाषा बनाने में। लेकिन कभी कभी परिभाषाएं क्लिष्ट भी हो जाती है, दोनों ही बातें हो सकती हैं, लेकिन वह परिभाषा सबसे अच्छी मानी जाती है जो सामने वाला परिभाषा से ही अर्थ समझ जाए। ऐसी कई परिभाषाएं हैं, उस तरह का हम लोग जो बनाते हैं परिभाषा, क्योंकि मैं तो कई परिभाषाएं बदलता रहा और बनाता रहा, तो मैं ये प्रयास किया हूं हमेशा कि परिभाषाएं जो भी बनाई जाएं वो समझ में आने वाली हो, उसकी भाषा क्लिष्ट न हो। तो आप जो संविधान की जो परिभाषा है, जो भाषा है, तो ऐसा भाषा हो जो बहुत ही मतलब सरल हो, वो लोक भाषा में हो, तो उस तरह की भाषा का प्रयोग अगर संविधान में हुआ होता। संविधान को बहुत ज्यादा, संविधान की जो भाषा है वो क्लिष्ट ही नहीं है, द्व्यर्थी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि संविधान बनाने वालों की नीयत भी खराब रही होगी मेरे विचार से, क्योंकि इतनी माने द्व्यर्थी भाषा, एक हर लाइन में आप देखेंगे। देखिए ऐसा है कि संविधान वगैरह जो हम लोग बनाते हैं परिभाषा वगैरह, कहीं कहीं तो द्व्यर्थी हो सकता है कि समझ में ना आवे, लेकिन यहाँ तो हर मामले में एक निर्णय हाई कोर्ट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको संविधान की व्याख्या को उलट देता है। अब सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने उलट दिया
तो दूसरी बेंच ने फिर से उलट दिया उसको, फिर वो फुल बेंच में जाता है तो फिर उलट देते हैं। ऐसा लगता है कि अगर फुल बेंच के जगह भी कोई और बड़ी बेंच रही होती तो कई परिभाषाएं वो बेंच उलट देती। ये एक बुराई है संविधान की कि उसके अर्थ को अलग अलग बेंचें हमेशा, और यदि ऐसी बुराई बहुत सी पाई जाए, कई बार पाई जाए, तो वो संविधान की भाषा की बुराई मानी जाती है, जैसा कि वर्तमान संविधान में दिख रहा है, क्योंकि उसकी द्विअर्थी भाषा बना दी गई। साफ अरे संविधान वगैरह की जो भाषा होती है वो क्लियर स्पीकिंग होनी चाहिए, सामने वाले को पूरा समझ में आ जाए ये क्या करना चाहते हैं। कहीं कहीं हो तो भले ही हो, ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मुनि जी, अभी दिल्ली में न्यायपालिका और विधायिका का एक बैठक हुई थी और उसमें देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उसके साथ साथ देश के सभी हाईकोर्टों के न्यायाधीश, देश के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, तो उसमें एक बात उभर कर आया जो आप बार बार कहते हैं कि जो भाषा है वो श्रोता और जनता की होनी चाहिए। तो आपकी बात पर तो वहाँ मुहर लग गई कि भाषा हमेशा सरल और लोक भाषा होनी चाहिए ताकि जनता भी अपने फैसले को जान सके। लेकिन जो वहाँ आरोप प्रत्यारोप हुआ है, विधायिका ने कहा है कि न्यायालय में न्याय करने में देरी होती है, वहीं पर उलट न्यायाधीश ने कहा कि आप नियम कानून गलत बनाते हैं, लोगों को नजरअंदाज करते हैं, आप ठीक ठाक से कानून नहीं बनाते हैं। तो एक आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला और वहाँ झलक रहा था कि हम बड़े हैं अधिकार को लेकर के। तो आपके हिसाब से इसमें और सुधार करने की क्या जरूरत है न्यायपालिका और विधायिका दोनों में, कार्यपालिका विधायिका में? जो आपने प्रश्न उठाया है वो प्रश्न बिल्कुल मैं उसको भिन्न तरीके से देखा हूं। वहां एक प्रकार से आप ऐसा मान करके चलिए कि बाघ और बकरी बैठे हुए थे, न्यायपालिका बाघ के समान बैठी हुई थी और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो थे वो डर करके बैठे हुए थे, न्यायपालिका को बुरा न लग जाए। न्यायपालिका बार बार सिद्ध कर रही थी कि हम सर्वोच्च हैं, और हमारी जो विधायिका थी वो यह बोलने में डर रही थी कि लोकतंत्र में कोई सर्वोच्च नहीं होता है, ये बोलने में भी डर रही थी। तो वहां बराबरी का तो कोई डिस्कशन था ही नहीं, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा दो चार शब्द बकरी रूपी विधायिका ने दो चार शब्द खाली कह दिए, अन्यथा वो एक पक्षी सारी बात थी। अब न्यायपालिका वहां एकदम सिद्ध कर रही है कि हम सर्वोच्च हैं, वो कह रही है कि हमको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हम मूक दर्शक बने नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हम लक्ष्मण रेखा समझते हैं, खाली न्यायपालिका ही समझती है लक्ष्मण रेखा की, और भी बाकी लोग समझते हैं। और फिर इस प्रकार के संयुक्त अधिवेशन में इतना बढ़ बढ़ करके बोलना न्यायपालिका के लिए अच्छी आदत नहीं है। लेकिन भाई बोल तो रहे थे उन्होंने, वो तो अपनी सर्वोच्चता सिद्ध कर रहे थे और विधायिका उस सर्वोच्चता को वहां चुपचाप स्वीकार कर रही थी। न्यायपालिका ने कई बार कहा कि साहब हम आपको आदेश देते हैं, आप हमारा आदेश नहीं मानते हैं। विधायिका ने कभी ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं होता है, सफाई नहीं दी उस बात की, चुप रह एकदम से। वो न्यायालय में मुकदमे देरी हो रही है तो न्यायपालिका ने कहा कि हमको तो जज ही आप नहीं देते हैं। विधायिका ने कभी नहीं कहा कि आपका कहना गलत है, जबकि ये न्यायपालिका का जो आरोप था पूरी तरह गलत है एकदम, कि आप हमको जज नहीं देते हैं। तो ये मैं आपसे सहमत नहीं हूं
कि वहां आरोप प्रत्यारोप हुआ है। वहां एक तरफा न्यायपालिका ने अपनी सर्वोच्चता बताने की कोशिश की है और विधायिका चुप रही है। तो न्यायपालिका का जो मुख्य न्यायाधीश है वो तो कह रहा था कि जो मुकदमे के जो ढेर हैं, जो मुकदमे हमारे यहाँ आ रहे हैं, वो आपकी असफलता है। आपके जो कार्यपालिका है वो थानेदार और तहसीलदार न्याय करते ही नहीं जनता की, इसलिए हमारे यहाँ न्याय मुकदमों का ढेर है। तो इस तरफ असफल कह रहा है कि आप कार्यपालिका आप असफल हैं। तो यही तो मैं भी कह रहा हूं कि उन्होंने आरोप लगाया, ये चुप रह गए, जबकि सच्चाई ये है कि वहां जो मुकदमे के ढेर लगे हुए हैं उसमें तो न्यायपालिका की गलती सबसे ज्यादा है। न्यायपालिका को जनहित याचिका सुनने का क्या अधिकार है? न्यायपालिका संविधान के हर मामले पर विचार कैसे कर सकती है? अगर संविधान संशोधन कोई होता है तो न्यायपालिका उस पर विचार नहीं कर सकती है, केवल मौलिक अधिकारों को छोड़कर। किसी भी मामले में किए जा रहे हैं, यहां तक कि न्यायपालिका संवैधानिक मामलों में अपना संशोधन कर दे रही है। न्यायालय को यह अधिकार ही नहीं है कि वह अपनी तरफ से कोई संशोधन कर सके, कर दे रही है। मैं आपको एक बात साफ बताऊं परिभाषा के तौर पर कि न्यायपालिका को कभी भी कार्यपालिक और विधायी आदेश नहीं देना चाहिए। आपातकाल को छोड़कर विशेष परिस्थिति आ जाए तब कार्यपालिक और विधायी आदेश देना चाहिए, अन्यथा न्यायपालिका को हमेशा न्यायिक आदेश तक सीमित रहना चाहिए। और वर्तमान न्यायपालिका दिन रात कार्यपालिक और विधायी आदेश दे रही है, जनहित याचिका सुन रही है। क्या अधिकार है? कहा संविधान में जनहित याचिका न्यायपालिका सुनेगी? कोई अधिकार ही नहीं है। तो सारी गड़बड़ी तो न्यायपालिका कर रही हो। न्यायपालिका ओवरलोड हो रही है लोकप्रियता के लिए, जो पूरी तरह से गलत है। लेकिन विधायिका वहां बोल नहीं सकी। कार्यपालिका विधायिका तो सब बैठे हुए थे, कोई बोल नहीं सकते थे, क्योंकि भाई काहे को झगड़ा बोल रहे हैं। ये पूरा मामला ये है।